हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक किस प्रकार से काम में ली जाती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये किस प्रकार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान में किस प्रकार से काम में आती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर अननोन डीएनए के सीक्वेंस को हम पता कर सकते हैं। मतलब कि हमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में ली जाती है। डीएनए की सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाया गया, क्योंकि डीएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन आपस में उनकी बेस पेयरिंग होती है। और बेस पेयरिंग के साथ साथ एंटी पैरेलल जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं 5, 3 और 3, 5, उसके ऊपर वो अपने आप को सीक्वेंसली अरेंज होते हैं और उन न्यूक्लियोटाइडों के ग्रुप को हम बोलते हैं जीन। और जीन जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक काम को या किसी एक प्रोटीन को बनाने के लिए अपने आप को अरेंज रखते हैं। यदि वो जीन का सीक्वेंस बिगड़ जाता है, यदि उस जीन के अंदर कुछ भी हेर फेर होती है, तो वहाँ पर जो बनने वाली प्रोटीन है वो भी बदल जाती है। तो न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक काम में ली जाती है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसकी वीडियो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगी, जिसके अंदर डीएनए की सीक्वेंसिंग किस प्रकार से होती है। तो ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो प्रत्येक ही वीडियो जो आपस में डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो हम आज इसको कंसंट्रेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होनी या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर के द्वारा किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी एक पदार्थ का मूवमेंट होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या किसी एक पदार्थ जेल के रूप में होता है या जेली के रूप में होता है, और उस जेली के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में ली जाती है। मतलब कि पूरा नाम बन गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल के ऊपर किसी एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे, तो इस पूरे का ये अर्थ बनता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर जेल के ऊपर। तो यहाँ पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंस पता लगाने के लिए डीएनए, जो भी हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड हमें मिला है वो अननोन है, उसके स्ट्रैंड का पता लगाने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में लेते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में अंदर क्या होता है, हमारे पास यदि कोई डीएनए का कोई स्ट्रैंड है तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। उस डीएनए के बड़े साइज़ को हम एक साथ किसी भी तरीके से सीक्वेंस नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए के अंदर उसमें हज़ारों लाखों बेस पेयर्स होती हैं, और बेस पेयर्स का ग्रुप जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जीन होंगे। तो उनके सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमें उस डीएनए को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है, और उन टुकड़ों को हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। टुकड़ों को काटने के लिए या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बनाने के लिए, या हम ये कहें कि एक पूरे लंबे डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक साइट से डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर काट देता है, जिसकी लेंथ जो होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अकॉर्डिंग होती है। भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस टाइप का वहाँ पर काम में लिया जा रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग लेंथ के डीएनए के सीक्वेंस, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो अलग अलग लेंथ के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में लेते हैं, जिसके द्वारा जो भी फ्रेगमेंट्स आएगा उन फ्रेगमेंट्स को हम जोड़कर उस पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंसिंग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस किस सीक्वेंस में अरेंज है। यदि डीएनए सीक्वेंसिंग को यदि आपने समझना है तो इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसकी जो खोज है वो फ्रेडरिक सेंगर ने की थी, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वो वीडियो है वो आपको अलग से इसी के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं केवल
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। बड़े डीएनए स्ट्रैंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और टुकड़ों में बांटकर प्रत्येक डीएनए फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके सीक्वेंस का पता लगाना, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है। तो इसका मल्टीपल यूज़ है, इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह काम में आती है। तो प्रत्येक टॉपिक है उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज हम केवल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ये बेसिक टेक्निक है, किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को अपनी मर्ज़ी के अनुसार उसके सीक्वेंस का पता लगाने के लिए भी हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारा डीएनए का सीक्वेंस पता लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर एक ब्लड सेल, कोई भी एक सैंपल ले लिया, ब्लड सेल हो सकती है, हेयर हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, या कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन का कोई सेल का पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने क्या किया, उसके सेल को लिया और उस सेल में से डीएनए को निकाला, डीएनए आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में उसको क्या किया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेस्ट कर दिया। तो डीएनए के अनेक टुकड़े हमारे पास मिल गए। तो उन डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अर्थ बता चुका हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। होगा क्या, फोरेसिस में बता चुका हूँ आपको। फोरेसिस मीन्स क्या होता है, माइग्रेशन या मूवमेंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे डीएनए के स्ट्रैंड की मूवमेंट होना, फोरेसिस या मूवमेंट होना, माइग्रेशन करना। तो इस टेक्निक के ऊपर क्या किया जाता है, जेल कौन सी यूज़ होगी, जेल होगी एग्रोज जेल। एक सीवीड है, एक समुद्री खरपतवार है, उस खरपतवार एक शैवाल के रूप में जो उगता है समुद्र के अंदर, एग्रोज, उस एग्रोज के एक्सट्रैक्ट को एग्रोज के रूप में निकाला जाता है और उसकी एक जेल तैयार की जाती है। और उस जेल के ऊपर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बताया गया है किस प्रकार हमने एक डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो थे वो अलग लिए, फिर उनको एक जेल, एग्रो जेल की एक पट्टी तैयार की, उस पट्टी के ऊपर हमने क्या किया, डीएनए के सैंपल्स डाले और उन सैंपल्स के बाद में वो हमें अलग अलग स्ट्रैंड के रूप में, अलग अलग पट्टियों के रूप में हमें वो डीएनए के स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, हम इसको समझते हैं आगे। होता क्या है इसमें, ये पूरा अपरेटस होता है जिसके अंदर पूरी जेल, जो एग्रोज जेल है, एग्रोज जेल एक कांच की बनी पट्टी होती है जिसके ऊपर एक सिरे पर इलेक्ट्रिक करंट कैथोड माइनस और एक सिरे पर इलेक्ट्रिक करंट प्लस एनोड को जोड़ा जाता है। और उस पूरे अपरेटस को यहाँ पर इस एग्रोज जेल जो पट्टी रखी हुई है, उस पट्टी को पूरे एक इलेक्ट्रिक करंट के साथ, नेगेटिव को कैथोड और पॉजिटिव को एनोड के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इसके ऊपर डीएनए के मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स डिफरेंट साइज़ के हम क्या करते हैं, जो तोड़े गए हैं किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उनको कट किया गया है। तो जो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डीएनए है उनको क्या किया गया, यहाँ पर तोड़ा गया है। उन टूटे हुए डीएनए के जो सैंपल्स हैं या जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, उन फ्रेगमेंट्स को इसके ऊपर यहाँ पर सैंपल्स के रूप में डाला गया है। हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, जो सैंपल है, वो नेगेटिव चार्ज कैथोड के ऊपर रखेंगे। क्यों डीएनए जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस के पाए जाने के कारण डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। फास्फोरिक एसिड पाए जाने के कारण डीएनए के ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इसके लिए जो भी डीएनए के सैंपल हैं वो सब के सब नेगेटिव चार्ज वाली पट्टी के पास डालेंगे, क्योंकि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट चलने के कारण जो नेगेटिव चार्ज जो भी चीज़ होगी वो किसकी तरफ मूवमेंट करेगी, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगी। तो होगा क्या, देखो ये जो अपरेटस है इसमें फास्फेट ग्रुप होने के कारण वो एनोड से की तरफ मूवमेंट करेगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो एग्रोज जेल पट्टी के ऊपर डाल दिए जाते हैं और फिर उसके अंदर करंट को प्रवाहित किया जाता है या करंट उसके अंदर डाला जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो भी है वो किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर आपको पट्टी जो सेकंड डायग्राम है वहाँ देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं वो मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। इन
मूवमेंट्स के बेसिस पे इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने किस टाइप से उनको काटा है। तो सभी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेम साइज़ के नहीं करते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो साइट स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक साइट्स को ही काटता है। तो कुछ साइट्स बड़ी बनती है, कुछ साइट छोटी बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो इस एग्रोज जेल, इस जेल की पट्टी पर क्या होते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो जो छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो तेज़ी से मूव करेगा और वो जल्दी आगे पॉजिटिव की तरफ पहुँचेगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट्स होगा वो धीमा मूवमेंट करेगा और या इसकी स्पीड जो होगी वो धीरे होगी, तो वो नेगेटिव के पास रहेगा। तो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो नेगेटिव के पास रहेगा, और जितना छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू करेगा और वो आसानी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाए। इस तरह से पूरे डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज होते हैं। इसको दोबारा बता रहा हूँ मैं, डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े के क्रम में पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ अरेंज होते हैं। मतलब कि छोटा जो फ्रेगमेंट होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा और बड़ा साइज़ जो होगा वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और सबसे बड़ा साइज़ जो होगा वो डीएनए का फ्रेगमेंट जो होगा वो नेगेटिव के सबसे नज़दीक होगा। तो इसके बेसिस पे वो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो वहाँ पर मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने के लिए, इनको देखने के लिए इनको स्टेन किया जाता है स्पेशल टाइप के सोल्यूशन से, और उस सोल्यूशन का नाम है एथियडियम ब्रोमाइड। उस सोल्यूशन का क्या नाम है, एथियडियम ब्रोमाइड। एथियडियम ब्रोमाइड की खास बात ये होती है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में हमें वो दिखाई देता है, और उस लाइट के अंदर, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर वो हमें दिखाई देगा ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो दिखाई देंगे अल्ट्रावायलेट लाइट्स के अंदर मूवमेंट करते हुए। तो इस कारण हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उन साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बंट जाते हैं, और बंटने के बाद हम उसके सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये सीक्वेंस होंगे वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। अरेंज कैसे होंगे, इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग आपको देखनी पड़ेगी, किस प्रकार से डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, जो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा खोजी गई। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो लेंथ के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं, जिसमें एडेनिन तक का, ग्वानिन तक का, साइटोसिन तक का या थाइमिन तक का डीएनए सीक्वेंस है वो अलग अलग पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। तो वहाँ पर उस पट्टी की जो स्ट्रेंथ है या जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर या डीएनए का सीक्वेंस है वो पता लगा सकते हैं। डीएनए का सीक्वेंस कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए आपको डीएनए सीक्वेंसिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा किस प्रकार डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको डीएनए सीक्वेंसिंग के वीडियो देखना है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस वीडियो में जाना पड़ेगा। धन्यवाद।